ऐसी हवा है दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र की कि मजबूरी है, यहाँ पर रहना दिक्कत की बात है, ना रहें तो कहाँ जाएं। बड़ी तादाद में लोगों का माइग्रेशन होता है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसते हैं, अपना कामकाज करते हैं। जैसे जैसे दिल्ली बड़ी होती गई वैसे वैसे दिल्ली की चुनौतियां भी बढ़ती चली गई। ट्रैफिक, अन्य चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इस विस्तार के साथ साथ में हवा जिस तरह से दूषित हुई और ख़ास तौर पर इस मौसम में हवा की जो हालत हो जाती है वो सबकी हालत ख़राब कर देती है। इसे बीमारियों का मौसम यूं ही नहीं कहा जाता है। अब इसमें पराली जो है उसको बड़ा जिम्मेदार माना जाता रहा है। हालांकि वो राजनीति का विषय ज़्यादा बन गया। राजनीतिक बयानबाजी में इसका बहुत, तुम्हारे राज्य से जलाई जा रही, तुम्हारे राज्य, ये सारी बातें होने लग गई। इस सब के बीच में इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये कितना गंभीर मसला है, क्या पराली अकेले प्रदूषण की जिम्मेदार है या और भी कारक हैं जिन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, आम लोग क्या करें, जैसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। पराली के मामलों और बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। यमुना लगातार प्रदूषण से झागदार होती जा रही है, तो हवा की क्वालिटी लगातार खराब स्तर पर जा रही है। दिवाली नज़दीक है, जाहिर है पटाखों से प्रदूषण भी एक समस्या होगी, इस पर बैन लगाया जाता है। हालांकि इसको लेकर बड़ी एक डिबेट है कि क्या सिर्फ पटाखे ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी तो कोई पटाखे नहीं चल रहे हैं, फिर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर उसको और ज़्यादा बुरा कर देते हैं जब पटाखे चलाए जाते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें प्रदूषण को लेकर व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया गया। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण का पहरा, कब मिलेगी निजात। दिल्ली में दम घुटता है, दिल्ली की आबो हवा खराब, सांसों पर आपातकाल। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के आते ही प्रदूषण की समस्या सिर चढ़कर बोलती है। लगता है पूरा ये इलाका गैस चैम्बर बन गया हो। पराली की मार हो या कंस्ट्रक्शन से उड़ते धूल कण, गाड़ियों से निकले धुएं हो या फिर दिवाली के पटाखे, कुल मिलाकर दिल्ली प्रदूषण की राजधानी लगने लगती है। फिलहाल दिल्ली में ग्रेड 2 लागू है और डीजल जनरेटर चलाने पर मनाही। तमाम उपायों के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। वहीं प्रदूषण और पराली की समस्या को लेकर केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य इलाके में बिगड़ती वायु गुणवत्ता का आकलन करना और उसका समाधान करना था। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने में 35% और हरियाणा में 21% की कमी आई है। वहीं राज्यों ने कहा कि वे लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अभी लगातार ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों ने बताया कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके नोडल अफसर तय हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और सरकारें अपनी ओर से भी सारे प्रयत्न कर रही है एक जन जागरण का। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आने वाले दिनों में पराली जलाने की घटनाओं और दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों पर नजर रखने की जरूरत है, तभी प्रदूषण से राहत मिलेगी। जो पराली जलने की घटनाएं हैं, आगामी दिनों में और उसे मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा, जो पटाखे दिवाली पे जलते हैं, धूमधाम से लोग दिवाली मनाएं, लेकिन चूंकि अब पटाखे लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं, तो पटाखों का जो पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ एनसीआर की सभी सरकारें इस पर सक्रिय पहल करें। जाहिर है प्रदूषण की समस्या जस की तस है। बेहद जरूरी है उन उपायों पर अमल करने की जिससे प्रदूषण से पार पाया जा सके। प्रदूषण से जो सांसों पर आपातकाल लगाया हो उसको हटाया जा सके, नहीं तो फिर प्रदूषण की मार से ऐसे ही हम परेशान होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस मुद्दे को हमने पहले भी भारत का सवाल में उठाया, हमने जानने का प्रयास किया और कई महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए। बात यह है कि अभी ना तो पटाखे चले हैं, ना ऐसी कोई स्थितियां बनी हैं कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण किसी कारण से हो रहा है। इसके बावजूद हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। यानी ऑलरेडी
जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण हमारे लिए इस मौसम में और ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। इसको हमने थोड़ा सा समझा था आज, और इस मसले पर बातचीत करेंगे। 3 बहुत ही बढ़िया मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो अलग अलग विषयों पर आपको जानकारी देंगे। जैसे मेरे साथ देश के जाने माने पर्यावरणविद आनंद आर्या जी इस पैनल का हिस्सा है। आनंद जी, आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ रजत मिश्रा पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर जुड़ रहे हैं। कई रिसर्चेस, कई शोध जो हो रहे हैं इस विषय में, उस पर उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे। और डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय किसान महासंघ के। साथ ही साथ राजाराम त्रिपाठी जी के साथ देश भर के हजारों से ज़्यादा बड़ी तादाद में किसान जुड़े हुए हैं, जिनको कृषि संबंधित तो वो कई बातें बताते हैं, लेकिन कई और किसानों से जुड़े हुए मसले रहते हैं जिनको वो कई मंचों पर उठाते रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं, ये पराली, अब जो कृषि से जुड़े हुए नहीं लोग हैं वो भी जानते हैं कि पराली राजनीति में बड़ा इस्तेमाल हो गया। पराली, जब भी प्रदूषण होता है तो पराली जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली ये है क्या? इस समय पर क्या दिक्कत आती है? इसको थोड़ा सा समझाइए ताकि लोग ये समझ पाएं कि ये चिंता क्या है। क्या ये पहले चलता था या अभी होने लगा है, और अभी इससे इतनी समस्या क्यों हो रही है? प्रवीण सर, नमस्कार। नमस्कार। दरअसल पराली जलाना तो गलत है, पहली चीज मैं कहूँ, ये बात सही है। लेकिन यहाँ किसान का पक्ष जो है मेरे ख्याल से नहीं समझा जा रहा है। और जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही की, अभी कल की न्यूज है कि भदोही में, उत्तर प्रदेश के भदोही में स्पेशल उड़न दस्ते बन रहे हैं, जो कहीं पराली जलती पाई जाएगी तो तत्काल जाके छापा मारेंगे और एफआईआर दर्ज कर अंदर करेंगे। और ड्रोन का, जिससे कहा गया था कि ड्रोन का उपयोग करके किसानों में समृद्धि लाएगी, अब वो ड्रोन जो है कहाँ पराली जल रही है उसका निरीक्षण करता है और एफआईआर दर्ज करने में मदद कर रहा है। आप जानते हैं लगभग 13 किसान जेल गए, कईयों के खिलाफ एफआईआर है। और एक रेड डाटा एंट्री, एक नई सजा किसानों के लिए तय की गई कि जो किसान पराली जलाएगा वो मंडी में अपने अनाज को नहीं बेच पाएगा। और करीब 600 से ज्यादा किसान अभी उसमें दर्ज हुए हैं। तो 2 चीजें हैं, पराली जलाना उचित नहीं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन सरकार जिस तरह से इस समस्या का हल कर रही है प्रवीण भाई, यह बिल्कुल गलत है। ये मध्ययुगीन कानून है कि किसी किसान को कहो कि खून पसीने से कमाए अपने उत्पादन को आप मंडी में नहीं बेच पाओगे, यानी उसके उचित मूल्य हासिल करने के अधिकार का खंडन कर रहे हैं। और किसान की मजबूरी ये है कि जैसे एक फसल खत्म हुई और दूसरी फसल के बीच में उसके बाद ज्यादा समय नहीं रहता, जमीन को तैयार करना है। और यदि वो पराली को डिकम्पोज करना चाहता है तो ट्रैक्टर की जुताई करेगा, पलटेगा, तो वो एक खर्चा है। और पानी डाल के जल्दी उसे सड़ाना चाहता है तो सिंचाई का भी खर्चा है। तो लगभग 1 एकड़ में 5,000 खर्चा उसको एक्स्ट्रा बैठता है। और सड़ने के लिए जो टाइम चाहिए वो भी पर्याप्त नहीं मिल पाता। तो किसान की मजबूरी ये है कि एक फसल के बाद तुरंत उसको सेकंड फसल पे जाना है। क्योंकि एक कहावत है जो मैं प्राय दोहराता हूं कि समय से चूका किसान और डाल से चूका बंदर, दोनों मुंह के बल गिरते हैं। तो किसान की मजबूरी रही। अब किसानों के साथ बैठ के जागरूकता के आधार पर इस समस्या का हल हो सकता था, क्योंकि मेरा मानना है पराली समृद्धि का द्वार भी खोल सकती है। कैसे? सर, जितनी पराली है लगभग 1 टन में 200 से 300 किलो बड़े आराम से मशरूम पैदा हो जाता है। और पराली जितनी भारत में हो रही है उससे हम लगभग 2 अरब लीटर बायोइथेनॉल बना सकते हैं। हमारे जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसका 20% बच सकता है। करीब 5 मिलियन टन केमिकल फर्टिलाइजर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बचाया जा सकता है कंपोस्ट बना के। इससे ब्रिक्स बन सकती है, इससे गत्ता बन सकता है, इससे माइक्रोफाइबर बन सकते हैं, इससे पैकेजिंग मटेरियल बन सकता है, इससे बायोचार बन सकता है, मल्चिंग का काम कर सकता है जो प्लास्टिक का खरीद के आप करते हैं। मेरा मानना है कि पराली वास्तव में वरदान है और उससे अभिशाप बदल रहे हैं। किसान इसमें दोषी उसको मैं इसलिए नहीं मानता प्रवीण भाई कि ये सारी औद्योगिक इकाइयां हैं। ये इसमें सरकार और उद्योग अगर पहल करेगी, किसान के बस में नहीं है बायोइथेनॉल बना डाले, या किसान के बस में नहीं है कि उसको बायोचार में कन्वर्ट करे, या जो एक्टिवेटेड कार्बन बनाना है वो बना पाए।
किसान नहीं कर पाएगा, उसको तो खेती से डॉक्टर त्रिपाठी, आपने बहुत ही एक खाद भी ऐसा पहलू रखा डॉक्टर त्रिपाठी, जो हम लोग नहीं सोच पाते, या जो कृषि नहीं करते हैं वो नहीं जानते हैं कि ये क्या व्यवहारिक बातें हैं। मैं इसको और विस्तार से समझूंगा। जैसे कुछ प्रयास कुछ सरकारों की तरफ से हुए पराली खरीदने के, कि किसानों को एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वो पराली जलाएं ना बेचें। अब ये प्रयास बड़े पैमाने पर होना चाहिए। कई इनोवेटिव आपने चीजें बताई जो हो सकती हैं, और पराली का भी सदुपयोग हो सकता है, वो समृद्धि भी ला सकती है। आर्या सर, ये एक पहलू था जो एक किसान, और एक ऐसे किसान जो बहुत बड़ी स्तर पर इनोवेटिव कृषि करने के लिए जाने जाते हैं, बड़े समृद्ध किसान भी हैं, बहुत लोग इनके कृषि के तरीके को सीखते भी हैं डॉक्टर त्रिपाठी के। लेकिन ये एक पहलू किसानों का आपने जाना। दूसरा, आपसे पहले भी बात हो रही थी, क्या पराली ही अकेली जिम्मेदार है, पराली कितनी जिम्मेदार है, और क्या हो सकता है कि ये इस प्रदूषण की मार से हम बच पाए? न देखिए, जो भी डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, यह किसान का काम नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या यही पराली आज से 25 साल पहले जलाते थे? नहीं, क्योंकि उस समय जो आपकी खेती होती थी पैडी की, उसको जब इस समय आप हार्वेस्ट करते थे, उसको काटते थे, तो आप जड़ से काटते थे मोर और लेस, और फिर उसको जितना उसके अंदर स्टॉक होता था उसको आप चारे में कन्वर्ट करते थे। अब क्या हुआ है कि पंजाब और हरियाणा में जब 10-12 साल पहले जब पानी की सतह बिल्कुल नीचे जाने लगी, तो एक वहां पे वो खड़ा कर एक नया लॉ बन गया कि आप 15 जून से पहले, या जब तक कि सरकार नहीं कहे आप पराली आप पैडी नहीं, आप उसकी सोइंग नहीं कर सकते। अब उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेट सो करेंगे तो आप लेट काटेंगे, और लेट काटेंगे तो अगली जो आप क्रॉप लगाएंगे उसके बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए किसान के लिए तो ये बहुत आसान है कि अब बीड़ी पिया, एक माचिस तीली नीचे डाली और पराली जल गई, खेत तैयार हो गया। अब इसमें सरकार ने बहुत कुछ करा है, और वो करना चाहिए कि भाई उनसे खरीदे, क्योंकि पराली के 50 तरीके हैं जिनको हम उसको इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं, उससे हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स उठा सकते हैं, और उसके लिए सरकार को प्रयास करना है, और उसी के साथ सरकार को तो करना ही करना है, किसानों को भी कोऑपरेट करना है। पर जहां तक कि दिल्ली की हवा का सवाल है, मैं बड़ा क्लियर हूं, मेरे दिमाग में ये चीज बड़ी क्लियर है कि पराली एक तरह से हमारे को जो प्रदूषण दिल्ली का अपना है उसको एक तरह से वो इतना बढ़ावा देती है कि भाई वो उस समय बिल्कुल, आप जैसे अगर आपका AQI दिल्ली का नॉर्मली 200, 200 और 400 के बीच में प्रैक्टिकली 300 दिन रहता है, 330 दिन के करीब आपका AQI रहता है। पर उस समय जब पराली आती है तो जब वो 400 हो जाता है, वहां प्रॉब्लम शुरू होती है। तो पराली का निदान तो करना ही करना है, पर अगर दिल्ली की हवा को आपको प्रदूषित नहीं होने देना और उसको स्वच्छ रखना है, तो आपको एक तो 12 महीने काम करना पड़ेगा, और जिस चीज से प्रदूषण होता है, जैसे आपका पार्टिकुलेट मटेरियल व्हीकल से आता है, आपका रोड डस्ट से आता है, आपका कंस्ट्रक्शन से आता है, इस तरह के 10 या 12 सोर्स हैं जहां से कि आपकी धूल के कण वगैरह होते हैं। और इसके अलावा दिल्ली की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि उसमें जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जैसे दिन में आज की डेट में 33, 34, 32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, रात को अभी 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अभी 21-22 चल रहा है। तो उस पीरियड में क्या होता है कि हमारा जो और हवा बंद हो जाती है। अब इसके ऊपर ना तो आपका कंट्रोल है, ना सरकार का कंट्रोल है, ना जनता का कंट्रोल है, ना किसान का कंट्रोल है। तो उस समय जब ये तो होगा, पर सवाल यह है कि अगर आपके पास हवा के अंदर धूल है ही नहीं, आपके पास PM2 का जो पोल्यूटेंट है वो है ही नहीं, या इतना है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं,
और जो कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है हेल्थ के, जी। कि भाई AQI आपका 50 से नीचे रहना चाहिए, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे देशों में है। रजत, मुझे ये बताएं आप कि आपने सुना, आनंद जी को सुना, आपने डॉक्टर त्रिपाठी को सुना, तो इस पर क्या शोध हो रहे हैं, इस पर क्या काम किया जा रहा है, क्या पॉलिसी बनाई जा रही है? भाई ये हमें पता है आज की चुनौती तो है नहीं, ये सालों से हम इस बारे में बात करते हैं, इस पर खूब राजनीति भी होती है, तो किस तरह के काम हो रहे हैं इस पर? जी धन्यवाद प्रवीण। एक्चुअली जैसे आनंद आर्य जी ने बताया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोसेस के रूप में देखें, न कि सिर्फ एक बैंडेड लगाने के बारे में जो उस समय हम उसके बारे में देखेंगे। मतलब जब प्यास लगेगी तो गड्ढा कुआं खोदा जाएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिसी के तौर पे कोई बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा। जो भी चीजें पॉलिसी की बनी होती हैं वो सिर्फ पेपर्स पे रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक कुछ ना कुछ एक्शंस लेने शुरू नहीं किए तब तक इन पर बाकी स्टेट्स भी कुछ नहीं कर रही थी। वो सिर्फ पासिंग द बक कर रही हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही नहीं, बहुत बार पाकिस्तान तक को ब्लेम किया जाता है कि वहां से स्टबल बर्निंग का भी धुआं आता है, बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्ली चल रही होती है, मतलब हवाएं ऐसी चल रही होती हैं। तो इस तरह से बहुत से हम दूसरे लोगों को ब्लेम करने का ज्यादा काम कर रहे हैं। बट पॉलिसी के बियॉन्ड कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिन पर रिसर्च हो रही है, जिन पर काम हो रहा है। ये ग्रास रूट लेवल पर भी हो रहा है और बड़ी कंपनीज के तौर पे भी हो रहा है। जैसे कुछ त्रिपाठी जी ने बताया, वो एक वैलिड सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा कुछ मशीन्स हैं, जैसे हैप्पी सीडर होता है, रोटावेटर होता है, या जीरो टिलेज का होता है। ये मशीन्स होती हैं जो लार्ज स्ट्रक्चर में यूज की जाती हैं। बड़े किसान नॉर्मली इसको यूज कर पाते हैं। हालांकि इनके साथ भी समस्या ये हुई कि जब गवर्नमेंट ने इन पे सब्सिडी प्रोवाइड करनी शुरू की तो उनके प्राइसेस अपने आप इन कंपनीज ने बढ़ा दिए। मतलब मान लीजिए पहले 100 रुपए में मिला करता था एक हैप्पी सीडर, मान लीजिए, तो उस केस में 50 रुपए की अगर सब्सिडी जोड़ी गई तो 150 रुपए उन्होंने प्राइस कर दिया। यानी किसानों के लिए वो अभी भी 100 रुपए का रहा। इसके साथ और एक्स्ट्रा समस्या ये होती है कि नॉर्मली ये जो मशीन्स होती हैं ये बड़े ट्रैक्टर ही इनको खींच पाते हैं। छोटे ट्रैक्टर या कम पावर के ट्रैक्टर्स बहुत बार इनको नहीं खींच पाते, जो कि नॉर्मली छोटे किसानों के पास हुआ करते हैं। इसके अलावा डीजल के प्राइसेस ज्यादा हाई होने के कारण भी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो बहुत बार 2500, 3000, 5000, 8000 ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है पर एकड़ सिर्फ इन सब के थ्रू रिमूव करने। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं। इंस्टीट्यूट ने एक पूसा बायो एंजाइम बनाया जो लगभग 25 से 30 दिन में इस ओवरऑल जो स्टबल हैं उनको कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये भी एक टाइम टेकिंग हो रहा है, जबकि इनके पास, जो किसानों के पास नॉर्मली सिर्फ 15 दिन का एक पीरियड होता है, जबकि ये एंजाइम्स 25 से 30 दिन ले रहे हैं। अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा कुछ और तरीके जो अलग अलग जगह अपनाए गए, जैसे महाराष्ट्र में या इवन हरियाणा में, ये है ब्रिकेटिंग का। मतलब बहुत बार इसका बायो बिकॉज ये बायोलॉजिकल हैं सारे के सारे, तो बायोचार के तौर पे, बायो ब्रिक्स के से हम बायो पावर जनरेट कर सकते हैं, इनके रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ ही, जैसे आपको ये भी आइडिया होगा कि आजकल हम बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की काफी बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जैसे कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग भी इनसे बनाई जा रही है। लेकिन ये अगेन ये बहुत छोटे लेवल पर हो रहा है। मल्चिंग की बात अभी त्रिपाठी जी ने की थी, तो मल्चिंग अगेन उससे आप कवर कर देते हैं, फिर उसको कंपोस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए रजत, मैं और डिटेल में समझूंगा, आनंद जी से भी लेकिन अगले ब्रेक पर जाऊं उससे पहले डॉक्टर त्रिपाठी मुझे ये अवश्य बताएं कि एक आर्या सर ने जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि 25 साल पहले हमारे यहाँ पर ये नहीं होता था, अब होने लगा, तो अभी ऐसी मजबूरी क्या आई और पहले जो खेती किसानी थी उससे अब क्या परिवर्तन आ गया कि हमको पराली जलानी पड़ रही है? प्रवीण जी, मैं डॉक्टर आर्या की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। 25 साल पहले, 30 साल पहले दरअसल एक चीज ये थी कि ट्रैक्टर उतने हमारे गांव में नहीं थे, और जो जमीन की जुताई होती थी वो बैलों से होती थी। मेरे यहाँ एक समय करीब 40 जोड़ी बैल हुआ करते थे, हम लोग बड़े किसान थे तो, और 112 जानवर थे। आज मेरे यहाँ केवल 4 जानवर दूध के लिए है। तो सोचिए कि ये एक औसत है, सभी गांवों में जानवर खत्म हो गए। जब जानवर थे तो उनके चारे के लिए इस पराली को काट के लाया जाता था। अब पराली खाने वाला ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर तो खाएगा नहीं, तो इसलिए मशीन वाली बात जो रजत जी कह रहे हैं वो भी बात सही है कि अब केवल जो उसकी हम गहाई करते हैं या थ्रेशिंग करते हैं, उनमें हम ज्यादा वेस्ट पे मेहनत करने के बजाय हम केवल
दानों को चुन लें, ये वाली बात थी। लेकिन मेरा कहना कुछ और है प्रवीण जी। असल में पराली की बड़ी समस्या जितना बताया जाता है, जो पॉलिटिक्स होती उतना नहीं है। 70% जो प्रदूषण है वो दिल्ली, जो पूरा क्षेत्र लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर है, वहां 2 करोड़ के आसपास पूरे छोटे बड़े वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनका जो निरंतर 365 दिन धुआं निकलता है, समझिएगा, पराली तो एक दिन जली, लेकिन ये 365 दिन धुआं निकलता है। और ठंड के टाइम क्योंकि पराली जलती है, तो ठंड के टाइम जो संघनन होता है वो ऑलरेडी ज्यादा होता है, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ जाता है, ठंड हो जाती है। और जैसा डॉक्टर रजत ने एक बड़ी डॉक्टर आर्या ने एक बड़ी बात कही थी कि जो प्रदूषण का कारण ये धूल के जो कण हैं 2.5 PM वाली बात, वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो पराली के बारे में कहना चाहूंगा कि साल में एक बार एक दिन पराली जली तो केवल वो समस्या कारण नहीं है। आपके जो कारखाने हैं, जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन धुआं उगल रहे हैं, जो आपकी गाड़ियां हैं जी, वो में जब तक ये वो बहुत आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बातचीत को लाए हैं डॉक्टर त्रिपाठी। यहीं से आपकी बात से ही शुरू करूंगा, आप ही से शुरू करूंगा। आर्या सर को भी मैं इसमें शामिल करूंगा, क्योंकि वो पहले भी इस बात को रख चुके हैं कि पहले से स्थितियों को बेहतर, वो खुद इस बात का समर्थन करते हैं कि पहले से आपको अपनी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी रखना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई दूसरी चुनौती आ रही है तो उसके बाद में हालात बद से बदतर ना हो जाए कि 400-500 के पार। और कई बार तो ऐसी जगह पर चला जाता है कि दुनिया में कई देश सोचने लगते हैं ये AQI लेवल है, दिल्ली में, भारत में इस तरह की स्थिति बनी हुई, मतलब सोचा नहीं जा सकता, इस तरह के हालात बन जाते हैं। पहली चीज तो इस समस्या को दमनात्मक तरीके से या कानून बना के नहीं हल कर सकते आप। जेल में कितने किसानों को डालेंगे आप? आपके पास करीब 16 करोड़ किसान हैं, परिवार 80 करोड़ लोग हैं, अब जेल में अगर डालेंगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। दूसरी चीज, जो कारखाने दिन रात धुआं उगल रहे हैं और जहां EPI लगाना चाहिए वो मशीनें भी नहीं लगी हैं। एक उदाहरण दे दो प्रवीण जी, जहां किसी कारखाने के मालिक को जेल भेजा हो आपने, किसी एक को भेजा हो इस देश में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान क्योंकि गरीब है, जब चाहे आप उसे गले से पकड़ लो, ड्रोन से देख लो, ना कोई जांच ना पड़ताल, और आप जेल में डाल दो, FIR दर्ज कर दो, और आप कहो कि इसका अनाज हम कहीं बिकने नहीं देंगे। मध्ययुगीन सामंती कानून है, ये कोई कानून है ही नहीं। तो इस तरह से नहीं होगा। किसानों के साथ मिल बैठें, जागरूकता लाएं। वास्तव में पराली का अगर हम सही प्रबंधन करें तो केवल मैं बता रहा हूं, पंजाब और हरियाणा में ही किसानों को लगभग 60,000 करोड़ किसानों को मिल सकता है। PPP मॉडल में उद्योग वालों को ले आइए। भैया अडानी जी, तीनों कानून नहीं आए थे तब उन्होंने 200 गोदाम बना डाले थे, साइलोज। आप आके कम से कम इसमें मदद करिए। देश के बड़े उद्योगपतियों को आगे आना चाहिए। और बायो इथेनॉल किसान तो बना ना पाएगा, आप आइए, ना हार्डबोर्ड बना पाएंगे, ना यहाँ तक कि कंपोस्टिंग की हिम्मत नहीं है किसान की। कंपोस्टिंग में 5,000 रुपया एकड़ का खर्चा है। या तो सरकार उसमें मदद करे, या छोटे छोटे एरिया में इस तरह से इक्विपमेंट, जैसे रजत जी ने कहा, इक्विपमेंट दिए जाएं जो इसको डिकम्पोज करने में मदद करे, छोटा करे, या कंप्रेस करके ब्रिकिंग करें। छोटे छोटे ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए। मुझे लगता है कि ये 2 बिंदुओं को पहले डिस्कस करना चाहिए, फिर आपकी ये बात, और मैं जानता हूं कि निश्चित तौर पर आपके पास और सुझाव होंगे। आर्या सर, एक पहली चीज, क्या ये एक ऐसी बात है जो मुझे लगता है अभी तक शायद ही किसी ने कही होगी, मैंने खुद इस तरह से नहीं सोचा, कि किसान की ड्रोन से निगरानी होकर जलते हुए धुएं को देखकर उस पर FIR हो रही है, जेल में डाल दिया, लेकिन फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है उसके AQI को या उससे कितना प्रदूषण हुआ इसका आकलन या उस पर कोई ड्रोन नहीं चला, किसी कारोबारी को नहीं भेजा गया। तो इसको एक दमनकारी नीति किसान नेता डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे हैं। और दूसरा, किसान खुद इतना वो ये कहेगा कि ले जाइए पराली, लेकिन उसको उसका दाम मिल जाए या उसको निकालने के लिए कुछ व्यवस्था, और इसका जो भी इनोवेटिव इस्तेमाल है वो बड़े उद्योगपति करें, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट किसानों के पास तो होगी नहीं। ये दोनों चीजों पर आपकी राय चाहूंगा। देखिए, एक तो ये जो पराली के लिए सरकार का जो कानून है, देखिए बिना कानून के तो देश नहीं चलेगा। अब क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसान कर सकता है, और अगर वो नहीं करेगा, क्योंकि किसान के लिए तो उसको जला देना बहुत ही आसान और सीधा तरीका है। अब एक तो इसमें जो
किया जा सकता वो ये है कि भाई पराली को कलेक्ट करने का जो सरकार ने सिस्टम बनाया है कि भाई हम आपको हैप्पी सीडर देंगे, उसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो भी उपाय सरकार ने 5-6 उपाय किए हैं, उनको सिंसियरली उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये समस्या का निदान नहीं होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जैसे जब किसान अपना पैडी लेकर आता है एमएसपी पे बेचने के लिए, तो उसी समय अपना काट पीट के ये अपना पराली भी ले आए, और उसी के साथ सरकार को उसी अनुपात में कि भाई इतना पैडी आपने दिया है उसके हिसाब से इतना पराली आपका बनेगा, तो उसके लिए 1000, 2000, 3000, 4000 रुपया पेमेंट किया जा सकता है। और देखिए, जहां तक कि प्रदूषण का सवाल है, ये तो एक जानलेवा चीज है, और इसके लिए अगर सरकार को हर साल 10, 20, 30 हजार करोड़ रुपए खर्च भी करने हैं तो सरकार को आगे आके ये करना चाहिए। इस विषय पे मैं डॉक्टर त्रिपाठी से पूरा एग्री करता हूं। अब सवाल रह गया कि भाई बाकी को नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अब जैसे आपको मैं वेदांता का बताता हूँ, वो पोल्यूट कर रहे थे, उनकी तो इंडस्ट्री बंद कर दी गई है कोयम्बटूर में या तमिलनाडु के अंदर, जहां पे भी उनका वो प्लांट लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, उनके ऊपर भी बहुत सख्ती के साथ काम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स थे दिल्ली के कोई 150-200 किलोमीटर के बीच में, वो सारे प्लांट बंद कर दिए गए हैं जो कि बहुत पोल्यूट करते थे। कोक यहाँ पे पेट्रोलियम कोक यूज होता था, वो बंद कर दिया गया है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो जो भी हमारे यहाँ रेगुलेशंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे आज दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने ये कहा कि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री है ही नहीं। अब कैसे नहीं है इंडस्ट्री? 1 लाख के करीब छोटे बड़े हर तरह के यूनिट चल रहे हैं, उनके ऊपर उनकी पूरा कंट्रोल है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी जो है डीपीसीसी, उसका पूरा कंट्रोल है, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से हो नहीं सकती। वो इंडस्ट्रीज बंद की जानी चाहिए, वो नहीं की जा रही। इसी तरह जो हमारा जो 12 महीने का जो हम, अब देखिए, अगर आज ये कोई कहे कि भाई गाड़ियां नहीं चलेंगी, स्कूटर नहीं चलेंगे, तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल सिचुएशन है हमारी। क्योंकि आपका जब तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना तगड़ा नहीं होएगा कि आप उनको जैसे पूरी पॉपुलेशन को आप कर पाए। अगर जैसे मेट्रो चालू हुई, अब मेट्रो का एक्सटेंशन इस तरह से होना चाहिए कि हर कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो तो उसको आधा किलोमीटर से ज्यादा चलना ना पड़े और उसको फौरन उसी समय वहां से मेट्रो मिल जाए। अगर हम ये कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि जो 2 व्हीलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं कंपेयर टू जो इस समय की जो BS6 वाली गाड़ियां हैं डीजल की और पेट्रोल की, तो उनको तो सबसे पहले सरकार को आगे दे के सब्सिडी दे के उनको कन्वर्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर। उनके लिए बहुत तगड़ी सब्सिडी दी जानी चाहिए। और मैं तो बार बार यही कहता हूं कि CAQM ने और उसके पहले EPCA जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी, उन्होंने लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर दिया हुआ है कि क्या क्या करना है, कब कब करना है। उसमें इमीडिएट मेजर क्या है, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है, मीडियम टर्म मेजर्स क्या है, और जो आपके लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है, इस सब की लिस्ट। और डॉक्टर आर्या, मैं क्योंकि आप जब बोल रहे हैं तो लगातार यमुना का झाग भी चल रहा है, इसका कनेक्शन भी मैं जी। तो फिर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब परसों रो रहे थे कि मेरे को डॉक्टर ने वॉक पे जाने को मना कर दिया, अब इससे दुखद बात क्या हो सकती है? ठीक बात, जब उनके पास सारे ही आम लोग भी इससे परेशान हैं। आर्या सर, मैं आऊंगा, इसको और कंटिन्यू करेंगे। रजत, एक दौर मुझे याद आता है, अभी जब आर्या जी बोल रहे थे तो वो दौर था कोविड का, लॉकडाउन का, वो पीरियड जब हमने देखा हवाएं अच्छी चलने लगी थी, नदियां साफ हो गई थी, प्रदूषण जो है उसमें भारी कमी आ गई थी,
कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था पराली पर, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था इंडस्ट्री, क्योंकि सब ठप था। तो एक तरीका तो ये है कि सब ठप हो जाए, ये हो नहीं सकता है। व्यवहारिक रूप से सब कुछ चलता रहे और प्रदूषण ना हो। इस देश में जहां आबादी इतनी ज़्यादा है, वाहनों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इसलिए हम दुनिया में कहीं और कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, मतलब क्या हम ऐसे रहने को मजबूर हैं, या आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और जो कुछ समाधान आर्या सर ने बताए भी हैं, लेकिन और आपको क्या लगता है क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रवीण जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि ये सिंपल चीज नहीं है, मतलब प्रॉब्लम एक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हम जब भी डिस्कशन करते हैं, हम ये दिवाली के आसपास ही इस पर बात करना शुरू करते हैं और हम ब्लेम करने के लिए एक विलन खोज रहे होते हैं। या तो स्टबल बर्निंग होगी, या फटाके होंगे, या कोई एक और चीज मिल जाएगी। इसके अलावा हम उस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं देख सकते। जैसा आपने बताया, कोरोना के टाइम पे ये हुआ था, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है, भले किसी भी तरीके से। दूसरा, यमुना की जो हालत की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए तो स्टबल बर्निंग जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो बाकी और चीजें हैं। तो क्या स्टबल बर्निंग ही विलन है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जो रिसर्चर्स कहते हैं उसके हिसाब से लगभग अलग अलग टाइम में 40 से 60% जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, डस्ट और इस सब के मैटर से बनता है। 20 से 40% अगेन अलग अलग टाइम की बात हो रही है, वेहिकुलर है, मतलब व्हीकल्स के कारण होता है। सिर्फ ये जो 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम है, इस ड्यूरेशन में स्टबल बर्निंग या बाकी जो बायोमास हैं जिसमें बाकी वेस्टेज भी आ जाते हैं, मतलब जो डंपिंग यार्ड बने हुए हैं वो, या किसी ने इसमें कोल्ड के नाम पे, विंटर के नाम पे अगर उन्होंने आग जलाई है, वो सारी चीजें इंक्लूड करते हुए 15 से 25-30% का इसके कारण होता है। ये दिल्ली की सिचुएशन। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो समस्या है वो अगेन व्हीकल्स के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, डस्ट के कारण। अब जो आप कह रहे हैं कि सॉल्यूशन के सिनेरियो में क्या किया जाए, देखिए, ये बात सही है कि ग्रैब का 1 2 3 4 अलग अलग कैटेगरीज है जो आइडेंटिफाई करती है और क्लियर कट इंडिकेशन देती है, बट ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और इमीडिएट उस समय हैंडल करने के लिए। देखिए, प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये है कि इस पर्टिकुलर 2 महीने में ऐसा होता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो होती हैं, चाहे वो हवाओं के कारण हो, चाहे वो विंटर आने के कारण हो, चाहे वो फटाकों के कारण हो, और स्टबल बर्निंग, ये सारी चीजें एक साथ चूंकि आ जाती हैं, इसलिए यहां प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा लगने लग जाती है और ये एक समस्या पैदा होती है। लेकिन अगर हम थ्रू आउट देखेंगे तो ऑलरेडी समस्या हमारे पास चल रही होती है। 200 से 300 का AQI अच्छा AQI बिल्कुल भी नहीं, बट इस समय ये 400, 500 और यहां तक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत बार रीडर फेल हो जाते हैं, मतलब उसे मेजर ही नहीं कर सकते, हमने वो पैरामीटर ही नहीं बनाया है जो AQI को आइडेंटिफाई कर सके। ये सिचुएशन बन जाती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आप इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करें, उनको अलग अलग कैटेगरीज में ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। ऐसा नहीं कि डिवीजन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि उनकी ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन कैटेगरी नहीं बनी है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आप उसमें पूरी तरह से इंस्पेक्शन नहीं करना चाहते। जैसा बताया त्रिपाठी जी ने कि भाई ड्रोन बाकी है, बट यहां पर जो आइडेंटिफिकेशन होता है उस पर तुरंत एक्शन नहीं होता। वो तो 100 की सीधी बात एक जो आर्या सर ने शुरुआत में ही कही है कि ये 12 महीने और 12 महीने में भी 24/7 किया जाने वाला काम है, तब आप कुछ कर पाएंगे। त्रिपाठी जी, तमाम किसानों के साथ आपका संवाद हो रहा होगा, तो क्या किसान इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, और क्या इस पर थोड़ा डर बैठने के बाद में कुछ ऐसी स्थितियां बनी है कि पराली जलाना उन्होंने बंद, आपने खुद भी कहा कि पराली जलाना गलत है, आप खुद मानते हैं, लेकिन दमनकारी तरीके से उसको नहीं रोका जाना चाहिए, कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए बीच का। किसान क्या कह रहे हैं, किसान किस तरीके से इस पूरी कार्यवाही को ले रहे हैं? प्रवीण जी, जैसा कि मैंने बात की शुरुआत ही की कि पराली को नहीं जलाया जाना चाहिए, किसानों के हित में भी नहीं है, धरती के हित में नहीं है। जमीन जो है बंजर होती जा रही है। जहां जहां भी पराली आप जलाएंगे, मित्र कीट समाप्त हो जाएंगे, माइक्रो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह भी कि जैसे उद्योगपतियों के बारे में आर्या साहब ने कहा कि उनका यूनिट बंद कर दिया गया, लेकिन मैं फिर अपनी बात पे कायम हूं, किसी उद्योगपति को जेल में नहीं डाला गया, किसान को तो आपने जेल में डाल दिया सर, पकड़ के, क्योंकि इसलिए कि गरीब है, उसके पास वकील नहीं है, इसलिए वो जेल चले जाए। तो इससे तो किसानों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। ये मिल बैठ के करने वाली बात है, किसानों को हमें समझाना चाहिए। हम किसान संगठनों में भी इस बात को रख रहे हैं कि पराली जलाया न जाए,
और उसके सदुपयोग ढूंढे जाए। लेकिन जब तक सरकार हाथ नहीं बढ़ाएगी इसमें, ये बड़ा काम है पराली के प्रबंधन का, उसको प्रोसेस करने का, इसमें सरकार को आगे आना होगा। और किसान बिल्कुल पॉजिटिवली उसमें तैयार है। किसान मजबूरी में जलाता है, मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, किसान की मजबूरी को समझिए। वो आपके सुबह का नाश्ता और दोपहर के लंच और डिनर के लिए अगर न पैदा करे, सेकंड क्रॉप, विंटर क्रॉप अगर ना हो, रबी की फसल ना हो, तो बर्बाद हो जाए। पिछले 2 सालों में क्लाइमेट चेंज के कारण थोड़ी गर्मी बढ़ गई तो गेहूं का उत्पादन 16% से घट गया और पूरे देश में हमारे जो गेहूं का रिजर्व भंडार है वो कम हो गया। ये छोटी बात नहीं है। किसान के साथ मिल बैठ के हमें रास्ता ढूंढना चाहिए। कानून होने चाहिए, बेशक होने चाहिए डॉक्टर आर्या साहब, कानून होने चाहिए। कानून है भी, उद्योगपतियों के लिए भी कानून है, लेकिन वो कानूनों के बीच से गली निकाल के निकल जाते हैं, लेकिन किसान को उठा के आप जेल में पटक दिया जाता है। ये मेरे ख्याल से सही रास्ता नहीं है। और सरकार खैर पराली ये के इस प्रबंधन मुद्दे को के ऐसे लिए भी समझा मिल जा बैठ के- सकता है जो आपने पहले कहा कि एक तो हमें पता है तरीके क्या हैं और उसको सुलभ बनाया जाए किसानों के लिए, पहली चीज। दूसरा, पराली का जो इस्तेमाल है वो उद्योगपति कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, तो उन लोगों को उस पर करना चाहिए। मैं त्रिपाठी साहब क्लोजिंग कमेंट के साथ, और आप अगर संक्षेप में कह रहे तो कहिए, ब्रेक पर जाना था मुझे, लेकिन मैं आप एक वाक्य में कहूंगा, अगर इजाजत देंगे प्रवीण जी, कि मैंने पराली के 11 विशेष तरीकों से निपटान के लिए एक लेख भी लिखा और उस सारे किसान संगठनों को भी भेजा कि किस किस तरह से हम पराली को बिना जलाए इससे अपनी आमदनी बढ़ा के उपयोग कर सकते, छोटे पैमाने पे। बड़े पैमाने पे जो मैंने आपको आंकड़े दिए, रजत जी ने भी आंकड़े दिए, आर्य साहब ने भी दिए, ये बिना सरकार के आगे आए, सरकार के हाथ बढ़ाए नहीं होगा। बस तो इसको और समझेंगे, क्लोजिंग कमेंट पर भी जाऊंगा कि अल्टीमेटली फिर समाधान की हम बात क्या कर रहे हैं और हम कहां पहुंच रहे हैं, ताकि किसान के हितों का ध्यान रखा जाए, उनकी भी रक्षा हो और साथ ही साथ प्रदूषण से भी निजात मिले और उसका कोई एक विलेन ना चुना जाए, उसके जितने विलेन्स हैं प्रदूषण के उन सबको काउंटर किया जाए। एक एक करके क्लोजिंग कमेंट अपने मेहमानों के साथ। आर्या सर, शुरुआत आपसे। डॉक्टर त्रिपाठी ने जो कुछ कहा उसको परिदृश्य में रखते हुए आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान भाइयों से मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि वो खुद समझदार हैं और अगर उनको कॉस्ट का इशू है, जो कि लगता है कि भाई सबसे बड़ा इशू उनके पास कॉस्ट का है, तो उसके लिए सरकार को डेफिनेटली सब्सिडी देनी चाहिए और कुछ प्रयास इस बार इस विषय में किए गए हैं सरकार, जैसे हैप्पी सीडर्स वगैरह दिए जाते हैं, पर अब सरकारें उनको इम्प्लीमेंट कराना। पर मैं ये कहूंगा कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि इस 2 महीने, 1-1.5 महीना, 6 हफ्ते जब तक की पराली जलती है तब तक के दिल्ली के अंदर बहुत ही सीरियस पोल्यूशन होता है। पर अगर हम इसी पोल्यूशन को कहें तो मैं जरा से एक छोटी सी स्टेटिस्टिक्स आपको देता हूं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 30 दिन या उससे कम एक साल में हमारे पास AQI है वो 50 से कम होता है और 200 के ऊपर ऐसे दिन हैं जहां की AQI हमारा 200 से 400 के बीच में होता है। अब इसका एक एक कारण और उसमें से कितना कितना प्रदूषण के लिए कारण से होता है, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। उसके लिए हमें ये भी पता है कि अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है, यह भी पता है। पर अगर इलाज किया नहीं जाएगा तो उसके लिए जो, जैसे कि मैं आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने परसों ये कहा कि मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि वॉक के लिए मत जाइए सुबह 4 बजे। अब इससे बड़ी दुखद स्टेटमेंट जो है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ने कहा, ये मेरे लिए बहुत दुखद इशू है। वो इसलिए है कि उनकी अपनी जो डायरेक्शंस हैं, जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनके पास लेके गए हैं, कोई PIL फाइल किया है, किसी ने केस फाइल किया है, किसी ने रिट फाइल किया है, और उनके ऊपर जो उनकी डायरेक्शंस हैं उनको जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जब तक कि उनको वहां पे सजा नहीं मिले, अगर दिल्ली की यमुना साफ नहीं हुई है, तो जब तक कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं, जब को उनको उसमें डुबो के उन पर नहलाया नहीं जाएगा, तब तक उनको दर्द नहीं होगा, और जब तक कि दर्द नहीं होगा वो काम नहीं करेंगे। और यही चीज पूरे के पूरे 12 महीने जी
आर्य सर, आपने हमारे आपने एक bureaucrats को इम्पॉर्टेंट मुद्दा examine उठाया, करना चाहिए। लेकिन क्योंकि समय सीमित है, जैसा मैंने कहा क्लोजिंग कमेंट है, लेकिन आपकी बात यहाँ पर आई और बहुत वैलिड पॉइंट है। रजत, बहुत संक्षेप में, समय सीमित है हमारे पास, इसलिए मुझे ये बताएं कि क्या उत्तरोत्तर हम देखते हैं हालात और खराब हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों की उम्मीदें क्या, एक उम्मीद भरा कोई कमेंट आपकी तरफ से आए जो दर्शक देख रहे हैं उनके? नहीं सॉरी, मैं इसमें उम्मीद भरा कमेंट नहीं दे सकता, स्पेशली तब जब हम जाति, धर्म और फ्रीबीज और रेवड़ी के नाम पे वोट दे सकते हैं, लेकिन AQI के बेसिस पर वोट नहीं दे सकते, तो हमें ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे पंजाब का एक्ट है सब सॉइल प्रिजर्वेशन वाला, मे बी उसको रिव्यू किया जाए, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए जिसके बेसिस पर ये जो डेज हैं इसको मॉडिफाई किया जा सके, मे बी वो हेल्पफुल हो सकता है। मोनोकल्चर जो एक समस्या है कि आप पैडी कर रहे हैं, पैडी के बाद वीट पर ही जा रहे हैं, शायद अगर किसानों को समझाया जाए, उसमें चेंजेस लाया जाए कि भाई लहसुन, मशरूम, गन्ना, बहुत सारी और ऐसी फसलें हैं जिनको पिक किया जा सकता है, शायद वो हेल्पफुल हो जाए। जी, इस तरह की और भी चीजें हैं जिनको इन्वॉल्व करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अब समय पूरा हो गया, लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, चलते चलते मैं चाहूंगा कि क्या आपको लगता है एक बड़ा आंदोलन इस लिहाज से भी होना चाहिए, या एक तरह का जागरूकता अभियान होना चाहिए, आंदोलन के बजाय अभियान इसको कहना बेहतर होगा, कि पराली जो है उसको जलाने वाली ये परंपरा बिल्कुल खत्म हो और उसके जो विकल्प आपने बताए हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आए? प्रवीण जी, पहली बात तो मैं कहूं कि आशाजनक खबर यह है कि पिछले 3 सालों में पराली जलाने की घटना में 35 से 37% तक कमी आई है, यानी स्थिति सुधार की ओर है। दूसरी चीज, कानून बनाने से खत्म नहीं होने वाली। कानून तो यह भी है कि सड़क पे थूकना धारा 149B के तहत दंडनीय अपराध है और जेल भी है, जुर्माना भी है, लेकिन सड़क पे लोग थूकते हैं। जरूरत है किसानों को जेल में डालने के बजाय उनके साथ बैठ के उनकी समस्या को समझने की। मेरा मानना है पर्यावरण प्रदूषण रावण की तरह 10 सिर वाला है, पराली उसका एक सिर हो सकता है, लेकिन बाकी 9 सिर जब तक आप नहीं काटोगे 10 सिर काटोगे। मुझे लगता है इससे बढ़िया क्लोजिंग कमेंट नहीं हो सकता कि 10 सिर जो है वो गिराने पड़ेंगे तब समाधान होगा। आर्या सर भी लगभग यही बात कह रहे थे। रजत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद, आर्या सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, इसमें किसानों के पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति संवेदना रखते हुए और जागरूकता फैलाते हुए पराली का जो उपयोग हो सकता है उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। लेकिन इसके लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड, सरकार, किसान, सबको साथ में आना होगा। उम्मीद करते हैं इस दिशा में कुछ कदम बढ़ेगा। और जहां तक प्रदूषण की बात है, उसमें पराली एकमात्र जिम्मेदार नहीं, 10 सिरों की तरह एक सिर हो सकता है, बाकी के 9 सिरों पर भी काम करना पड़ेगा। भारत का सवाल में इतना ही।